हेलो गाइस, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प सर। और गाइस चलो फिर आज चलाते हैं अपना फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र और शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स जहां पे हमने कल छोड़ा था। तो सबसे पहले हम जल्दी से रिकैप्सुलेट कर लेते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, हमने इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस भी देखी। और आज हमारा जो बेसिक मुद्दा होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड बोर्ड्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आज हम क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को आज हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टर्म जो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सवाल ये डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं बात करूं तो गाइस मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच की दूरी एल है। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच की दूरी एल है। और एल अगर स्मॉल है, एल अगर स्मॉल है तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो ये कॉम्बिनेशन है इसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे बोल, डाइपोल, डाइपोल। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सपोज मैंने तुमसे बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 10 किलोमीटर दूर पे रखे हुए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है नहीं। अगर दोनों के बीच में दूरी स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो अगर मैं तुमसे छोटी सी बात पूछूं कि सपोज करो मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस 2q चार्ज है, तो क्या इस कॉम्बिनेशन को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा? क्यों? दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल। काई को? क्योंकि L प्लस क्यू और माइनस 2q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल है, बट चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस 2। ठीक है, तो डाइपोल की पहली शर्त है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए और डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, हर एक डाइपोल की पहचान होता है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक टर्म बहुत ज्यादा तुम लोग यूज करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हर एक डाइपोल की पहचान होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हर एक डाइपोल का अभिमान होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। जब भी मैं वेक्टर बोलता हूं ना जी, तो ये समझ लेना कि वेक्टर के सारे रूल्स इसमें वैलिड हैं। क्या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या कोई भी चीज। तो अगर मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैंने पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, तो सर ये होता क्या है? अगर सपोज करो एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच की दूरी एल है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये डाइपोल है? हाँ जी है, ये डाइपोल है। और अगर ये डाइपोल है, ठीक है मान गए ये डाइपोल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जो इसकी वैल्यू होती है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है Q इंटू एल, एक चार्ज इंटू लेंथ। मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे तो चार्जेस को साइन के साथ नहीं लेना है, तो डायरेक्ट Q इंटू एल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिलेटेड बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे सवाल आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं अगर ऐसे तुमको एक डिफाइन करूं कि सपोज करो ये अपने पास प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस 2q चार्ज है। यस, जैसे देखिए आप सब देख सकते हैं कि हमारे बीच बैठे हुए एक बच्चे ने सवाल पूछा कि P की वैल्यू 2ql होती है। बुक्स में तुमने देखा होगा P की वैल्यू 2ql दे रखी है, लेकिन तुमको देखना बुक में ध्यान से, उसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस भी 2l होगी। तो दिस इज द आंसर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया डाउट पूछा बच्चे ने।
मान लेते हैं ये -2q ये q है और ये हमने फिर से एक +q रखा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 चार्जेस रखे हुए। डायरेक्ट मैं अच्छा सवाल कराऊंगा। और जी सवाल पूछा गया फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई भी डाइपोल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस वेक्टर पता होना चाहिए। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की जैसे यूज करेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो इधर, ये बताओ ये -2q ये +q डाइपोल बना रहा है क्या? ये -2q ये +q डाइपोल बना रहा है क्या? नहीं। ये -2q +q डाइपोल बना रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर इस -q को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, -q, अगर मैं इस -q को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि ये एक डाइपोल बना रहा है। और डाइपोल बनाने का मतलब एक डाइपोल मोमेंट इधर, इसको मैंने बोला p और इसको भी मैंने बोला p। सर काहे को आपने दोनों को p बोला, p1 p2 क्यों नहीं बोला? अरे चार्ज भी सेम, एल भी सेम, तो इतना तो कर सकते हैं ना जी। और एंगल कितना है इन दोनों के बीच का? थीटा। अब दो डाइपोल को जोड़ना है, एक p इधर है, एक p इधर है, एंगल थीटा है, तो नेट p क्या हो जाएगा? और थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। काय को 60 डिग्री? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पी नेट की वैल्यू हो जाएगी √p² 2pp cos 60 p² प्लस 2p²। यह आ जाएगा √3p। अरे बोलो यार, तो √3p, p की वैल्यू क्या है? q × l। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की गाइस तुम्हें डायरेक्शन वो यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है कूलाम मीटर, या फिर एक और यूनिट होती है, एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड एज डिबाई। क्या होती है? डिबाई। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम तो सुना ही होगा, सुने तो बहुत है बट कर कुछ नहीं पाते हैं। सर क्यों सच बार बार जनता के सामने लाते हैं? यहां तक समझ में आ गया गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ थोड़ा और ज्ञान लें, थोड़ा और ज्ञान लें। ये देखिए, ये डाइपोल है मेरे प्यारे बच्चों। पेन को छोड़िए, अगला पॉइंट समझते हैं। सर ये कैसा डाइपोल आपने बनाया है? बौड़िया गए हैं क्या? ये कैसा डाइपोल है? अब हम बनाएंगे ऐसा डाइपोल। दरअसल हम बनाएंगे ऐसा डाइपोल। ऐसे डाइपोल के कहने का मतलब, जब भी हम ऐसा बनाएंगे ना, तो समझ जाना कि नेगेटिव चार्ज किधर और पॉजिटिव चार्ज किधर है। अगर मैंने डाइपोल ऐसा बनाया है तो इसका नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है। इतनी बात समझ में आती है कि अगर मैंने डाइपोल ऐसा बनाया तो तुमको सिंपल समझना होगा नेगेटिव चार्ज किधर है, पॉजिटिव चार्ज किधर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने एल बोल सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना। और इन दोनों के बीच की दूरी एल। कुछ पॉइंट्स की लोकेशन ध्यान रखना, जैसे अगर मैं कोई यहां का पॉइंट चुनता हूं, कोई यहां का पॉइंट चुनता हूं, तो जो यहां का पॉइंट होता है ना जी, इसे पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। या इसका एक और नाम मार्केट में एक और नाम से बुलाया जाता है एंड ऑन। ये सब बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होते हैं। एंड ऑन पॉइंट, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ब्रॉड ऑन पॉइंट। सर जी ये दोनों पॉइंट समझ गए? अब कुछ लोग अलग बेवकूफ होते हैं। अगर मैं पूछ लूं कि यहां के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल ही तो बोलेंगे ना जी। इधर के एक्सियल बोला तो उधर को भी एक्सियल बोलेंगे ना। अरे बोलो यार। तो अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात करूं, ये हमारे पास हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? जनरल। कौन सा पॉइंट? जनरल पॉइंट। हमें जनरल पॉइंट के बारे में जाना नहीं है, हमें एक्सियल ब्रॉड ऑन से काम चल जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस सर क्या ये सब काय को बता रहे हो, इसका क्या यूज है? इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी हो, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट पहले मैं बता देता हूं, तुम्हें याद होना चाहिए, फिर डिराइव करेंगे। ये देखिए भैया, जल्दी से बोलो डाइपोल मोमेंट किधर है? ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ए पे होगी, वो हमेशा याद रखना एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है।
गलत हूं क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इधर हो गई ऐसे, जिधर डाइपोल उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी अगर मैं ये दूरी को r मान लेता हूं? मजा आई। तो ये दूरी को r माना तो ईपी जो होगी ना, ईए जो होगा ना, वो होगा के पी बाय आर क्यूब। और बस कंडीशन ये है कि r बहुत ज्यादा है किससे? L से। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? डाइपोल इधर। तो अगर एक में डाइपोल की तरफ है तो दूसरे में किधर होगी? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगी? के 2p होता है ना, 2kp बाय आर क्यूब, और ये होता है kp बाय आर क्यूब। ये याद रखना गाइस। ठीक है, अच्छा कॉमन सेंस से बताओ, एक्सियल ज्यादा है या इक्वेटोरियल ज्यादा? एक्सियल ज्यादा। क्या एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल है? अच्छा मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, बताना सही है कि गलत। E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। सही है गलत? बोलो यार। गलत, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। जल्दी से बोलो क्या गलत है। अभी भी उल्लू बनाऊंगा, अभी भी बनाऊंगा, अभी भी बनाऊंगा, मजा आएगी। बताओ क्या क्या गलत किया मैंने? कम ऑन। अरे घोंचू, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू, अरे हाँ सही तो था ना यार। ऐसे बेवकूफ बनाएंगे तुम्हें। गौर से देखिए इस सवाल को, सन्नाटे में चीरती हुई सनसनी। माइनस बेटा, व्हाई यू आर रोलिंग इन द लैप ऑफ इंडोलेंस यार? माइनस जस्ट सिग्निफाइज द डायरेक्शन। माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, मैग्नीट्यूड में एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल है मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता तब सही था, बट इफ आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सो आई हैव टू पुट द माइनस साइन ना, बिकॉज आई एम रिलेटिंग द 2 थिंग्स। हाँ या ना बोलो? पक्का? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? एक्सियल पॉइंट ये डाइपोल है। कौन है ये? कौन सा पॉइंट है? आया आया। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। 2kp बाय आर क्यूब। याद होना चाहिए, रात में 2 बजे जगह की पूछूं, याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 2kp बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, क्या इधर ऑपोजिट होती है? बिल्कुल याद हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से पहले एक्सियल पॉइंट पे डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, डाइपोल डिराइव करो। आओ इधर देखो, ये है माइनस क्यू चार्ज। भैया देखिएगा ध्यान से। अच्छा गाइस एक चीज ध्यान रखना, माइनस क्यू प्लस क्यू दूरी है 2l। अच्छा अब सर आपने 2l ले लिया, ये कौन सी बात हुई? क्योंकि हम इस रास्ते में पहले भी जा चुके हैं ना, हमें पता है l लेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तुम पहली बार जा रहे हो ना इस रास्ते पे, हम होके आए, हम गाइड हैं। हम उसी बिल्डिंग को बार बार तुम्हें दिखाते रहते हैं, तुम बहुत एक्साइटेड होते हो, हम नहीं। अब कंफ्यूज हो गए। 2q ऐसे ही, अरे यही देखो, यही दुनिया की दिक्कत है ना। 2ql किताब वालों ने देख लिया, याद रखिए भाई, डाइपोल का फॉर्मूला होता है q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर इस केस में डाइपोल मोमेंट का अगर मुझे लिखना होगा फॉर्मूला तो क्या लिखूंगा? q इंटू 2l। बस q इंटू 2l। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिराइव करने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो r दूरी पर पॉइंट P है। ठीक है, अच्छा बताओ पॉइंट P पे देखो, बोर्ड्स में थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को तुमको सजा के लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को लिखना होगा तो पहले ऊपर लाइन बना दो, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q and plus q and this separated by a distance 2l. Let us consider a point P at a distance r from the center of the dipole. ये सब लिखना होता है, ये सब में लिख देना। Let us consider तो सब में चलेगा। ठीक है, let us consider और suppose hence proved, ये सब कुछ ना समझ में आए ये सब कर दिया करो।
बस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत लिख देना। पॉइंट बी पे अगर डाइपोल निकालना है तो बताओ ईपी किसके किसकी वजह से होगा? पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? एक प्लस क्यू की वजह से होगी, प्लस क्यू की वजह से अवे होगी, माइनस क्यू की वजह से। कोई दिक्कत? और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं क्या? E ड्यू टू प्लस क्यू माइनस E ड्यू टू माइनस क्यू। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? क्यों मैंने माइनस किया? क्योंकि भाई एक की वजह से इधर है, एक की वजह से इधर है। कोई कष्ट? अच्छा, E ड्यू टू प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी? एक क्यू चार्ज से, हमने कल पढ़ा था, क्यू चार्ज से r दूरी पर अगर पॉइंट P है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय, क्या साइन के साथ रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अगर मैंने तुमसे बात की E ड्यू टू प्लस क्यू, तो यहां पे क्या होगा? के क्यू अपॉन दूरी कितनी है ये? अगर ये टोटल दूरी r है, सेंटर से ये दूरी l है, तो ये दूरी क्या होगी दोस्त? क्या होगी ये दूरी? r माइनस l। और ये दूरी क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर E ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा? r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? और अगर मैं बात करूं तुमसे E ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा? के क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली देखो, बहुत सिंपल। लोग पता नहीं क्यों डेरिवेशन कहते हैं, एक छोटा सा यार बस एक एक्सप्रेशन है। E ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखना, बोर्ड्स में डेरिवेशन पक्का है गाइस। अगर तुमने इस पूरी सीरीज को जिसने देखा, मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 90% नहीं है तो तुम ही गधे हो, मेरा तो नहीं है। मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं, तुम्हें श्योर आएंगे। अगर तुमने डेडिकेशन के साथ हर दिन फॉलो कर लिया इन वीडियोस को, और जो जो मैंने टास्क दिया तुम वो करते रहे, तो बोर्ड्स में तुम्हारे फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है 4-5 नंबर की एरर होगी तुम, लेकिन 90% से नीचे नहीं हो फिजिक्स, ये प्रॉमिस है। बोर्ड सच पूछो तो 1 महीने की ही पढ़ाई है। बोर्ड सच पूछो तो 1 महीने की ही पढ़ाई है। जिसने 1 महीने मेहनत से पढ़ लिया वो बोर्ड्स में 90% आ गया। और खासकर ये छोटा सा इनिशिएटिव डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर शावरिंग लव ऑन माय फर्स्ट वीडियो। और तुम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत व्यूज दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम करते रहेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे। बस बोर्ड्स में जब अच्छे नंबर आ जाएं तो कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, एक लड्डू भिजवा देना, एड्रेस दे दूंगा। ये देखो के क्यू अपॉन r माइनस एल। ठीक है, इधर देखो के क्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां से क्या हो जाएगा? के क्यू यहां माइनस होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? के क्यू। अब देखो एलसीएम ले लो, ये एलसीएम क्या आएगा? r प्लस एल का, और ये हो जाएगा r प्लस एल, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां से देखो बच्चों, यहां पे तुम देखो a, अगर इसको मैं a मान लू, इसको b मान लू, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो के क्यू अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी। तो r प्लस एल प्लस r माइनस एल, r प्लस एल माइनस r प्लस एल। बोलो हाँ या ना? अपॉन ठीक है, अपॉन ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा? l से l खाया, बड़ा मजा आया। ये देखो कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास के क्यू r 2r इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना?
2q इंटू 2l क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, तो आ जाएगा kp इंटू 2r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो एग्री करते हो? ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। ये तुमको डिराइव करना है बोर्ड्स में, यहां तक डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचना है, यहां पहुंचना था। ये आया। अब इसके बाद क्या होगा गाइस, अगर आर तुम्हारा इधर कर दे रहा हूं मैं। अब इसके बाद एक स्पेशल केस ले लोगे। क्या ले लोगे? स्पेशल केस। अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तुम्हारा एल से, तो ये ई बराबर आ जाएगा के पी टू आर अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आर की पावर, आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा आर की पावर 4। एक आर को खाएगा, बड़ा मजा आएगा। के पी बाय आर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। कोई कष्ट वाली बात? पक्का सिंपल डेरिवेशन है गाइस। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, स्क्रीन को प्लीज वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद डेरिवेशन करो, डेफिनेटली हमेशा के लिए तैयार होगा तुम्हारे। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और आते हैं अगले डेरिवेशन पे, और वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिराइव करेंगे? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पता है, पहचानते हो कहां है? डिस्टेंस कहां पे ले लिया जाए? ये 2l। और इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे होगा? ये देखो यहां से r दूरी पे ना। बोलो ना जी, क्या बताओ? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ही यूज कर रहे हैं ना कहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबकी वजह से। हमारा मकसद क्या है? फोर्स निकालना। हमारा मकसद क्या है? भूलना नहीं। अच्छा, इस प्लस क्यू की वजह से ये दूरी क्या होगी? ये दूरी क्या होगी? ठीक, पक्का? और ये दूरी क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ये होगी, अवे होगी। और इस माइनस क्यू की वजह से किधर होगी? टूवर्ड्स होगी। बोले एग्री करते हो कि नहीं? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। क्या है? ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? सिमेट्री से थीटा। समझ में आ रहा है? सिमेट्री है। तो ये बताओ, अगर ये, तुम में से कितने प्रतिशत लोग ये कह रहे हैं कि ई ड्यू टू प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो ई ड्यू टू माइनस क्यू के बराबर होगा? कितने प्रतिशत लोगों को ये लगता है? बहुत प्रतिशत लोगों को लगता है। बहुत बढ़िया, होगा ऐसा, क्योंकि चार्जेस सेम है, भले ही साइन डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको ई मान लूं तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ई को थीटा की तरफ ले जाएंगे, ई कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला भी कंपोनेंट क्या होगा? और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? और ये कंपोनेंट भी क्या होगा? तो ई साइन थीटा, ई sin थीटा को खा गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 2e cos थीटा। ठीक है, 2e cos थीटा आ गया। e की वैल्यू q4 से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। गाइस कॉस ऑफ थीटा इज बेस, थीटा ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो ये दूरी एल है और ये दूरी ये हो गई, तो क्या हो जाएगी? एल अपॉन रूट। नहीं आया, नहीं आया, आया आया आया, पक्का। तो यहां से क्या हो जाएगा? K2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आया? 1/2, 2 + 1/2 3/2 आता है ना जी। 2QL को क्या लिखेंगे रे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट क्या आ गया? KP अपॉन, कोई दिक्कत वाली बात? अब हम क्या करेंगे यहां से, अगर R बहुत 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 बड़ा हुआ L से, तो क्या हो जाएगा? ये KP बाय आर स्क्वायर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इंटू 3/2 आएगा, 2 को खाएगा, KP बाय आर क्यूब आएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? नहीं आया, नहीं आया, सच बोलो।
बहुत बढ़िया, नाइस, क्या इशारे थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बढ़िया चीज करा देता हूं तुम लोग को। कोन शेप, ये डाइपोल है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? चार ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर। बताओ कौन किधर पी पे डायरेक्शन गेस करो इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक गेस करो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गेस करनी है गाइस आपको। तब थोड़ा सा पेन छोड़ो, दिमाग खोलो और इधर देखो। पॉइंट पी पे अगर मुझे डायरेक्शन गेस करनी है तो पॉइंट पी पे बताओ इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो ये डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की वजह से इधर होगी, और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट लगभग किधर आएगा? तो आंसर क्या होगा? फंडा क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए गाइस, इस तरह से तुम्हें डाइपोल और चार्जेस को रिलेट किया है, ठीक है। आई होप इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। गहरी सांस लो और शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आइए, हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, टॉर्क नाम तो सुना ही होगा। टॉर्क यार, घुमाने का फोर्स, घुमाने का एहसास। आ तुझ पे टॉर्क लगा दूं, गुच्ची ले वही तेरे दिला दूं। ये देख, बेसिकली टॉर्क फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जो बॉडी को घुमा दे। तो सर ये टॉर्क की बात आती कैसे? एक डाइपोल पे टॉर्क की बात कैसे हो रही है? तो जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, गाइस सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहली चीज तुम्हें यह ध्यान में रखनी होगी कि सपोज करो ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और मैंने तुमसे बोला कि मैंने एक डाइपोल लिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की लेंथ एल या 2l मान लेते हैं, ठीक है। 2l में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेता हूं, कैलकुलेशन कन्वीनियंस। अगर नहीं, अगर कैलकुलेशन से डर लगता है तो मैं इवन l/2 भी मान सकता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक। सबसे पहली बात है, ये डाइपोल इसमें रखा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट किधर है इसका? ये दिखना चाहिए। तुम्हें भले ही डाइपोल दिखता हो, मुझे पी दिखता है। वो देखो डाइपोल आ रहा है पी। तुम चलते चले आते हो, मुझे तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम दिखता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, रोल। घर पे मेहमान आया, फ्री बॉडी डायग्राम बना के दे दिया उसका। अंकल एक सेकंड खड़े रहिए, नॉर्मल mg, पेट बाहर निकला, टॉर्क लगा, अंकल गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू। तो गाइस ये बताओ कि सबसे पहले इस फोर्स की बात करें, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। अगर क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इस पे फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा? QE। इधर फोर्स लगा कितना? QE। और इधर फोर्स कितना लगा? ऑपोजिट QE। तो जो नेट फोर्स हुआ, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स क्या आया? जीरो। छोटी ऑब्जेक्टिव बन जाती है इस पे। कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। तो मैं बोल सकता हूं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform electric field, force on dipole is equals to zero. In uniform electric field, force on dipole is equals to zero. तो गाइज इसको मिस नहीं करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब टॉर्क डिराइव करता है। टॉर्क को डिराइव करेंगे तो बड़ा डायग्राम बनाते हैं।
ताकि तुम लोग को और फील है। ठीक है, ये देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, गाइस ध्यान से सुनना, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रखने जा रहा हूं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हो, बस इन सारी चीजों को अच्छे से देखोगे। प्लस क्यू, और ये देखो मैंने ये डिस्टेंस मान ली 2l। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक बताने जा रहा हूं, बस इतना अगर तुम्हें क्लियर है तुम सारी चीजें कर लोगे कि अगर कोई भी डाइपोल, गाइस अगर कोई भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन में रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन में रहे। अगर डाइपोल ने ऐसा नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत डाइपोल पे टॉर्क लगाएगी और अपनी तरफ घुमाएगी। बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब ये बताओ, इधर सुनो, पेन छोड़ो, डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किधर घुमाएगी? इसी साइड। तो ऐसे इस पे टॉर्क किधर लगेगा? कॉमन सेंस से बताओ, इधर। तो ये ऐसे घूमेगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा? ऐसे घूमेगा। अरे बोलो यार, घूम जाएगा। अब टॉर्क लगेगा कितना, वो निकालो। तो इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई, और इस पे देखो डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा। ठीक है, तो मैं टॉर्क, नेट टॉर्क की बात करूं तो नेट टॉर्क इसके इसका वजह से लगेगा, एक टॉर्क ऑफ प्लस क्यू ई और एक टॉर्क ऑफ माइनस क्यू, दोनों का टॉर्क लगेगा। टॉर्क ऑफ क्यू ई अगर मैं निकाले तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने जा रहे हैं? सेंटर के अबाउट। तो ये बताओ, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, देखो फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर जब भी निकालना होता है तो फोर्स को प्रोड्यूस करना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो फोर्स को मैंने क्या किया? प्रोड्यूस किया। मैंने फोर्स को प्रोड्यूस किया, फोर्स को प्रोड्यूस किया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जो दूरी है, दिस इज डी परपेंडिकुलर। तो ये दूरी होगी कितनी? अगर ये दूरी L है तो L का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो डी परपेंडिकुलर की वैल्यू L sin थीटा आ गई ना, तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया L sin थीटा। ठीक है, और कॉमन, और ये टॉर्क घुमाएगा किधर? सोचो, इस पॉइंट को अगर तुम पकड़ लो ऐसे, इस पॉइंट को अगर तुम पकड़ लो और ऐसे फोर्स लगाओ तो ये किधर घूमेगा? नहीं आया, नहीं आया। अगर तुम इस पॉइंट को पकड़ो और ऐसे घुमाओ तो ये कैसे घूमेगा? ये फीलिंग आ रही है? तो टॉर्क इधर बनेगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को पकड़ो और इधर घुमाओ तो ये किधर घूमेगा? तो दोनों एक ही साइड से घूम रहे हैं ना, तो दोनों का टॉर्क, दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो नेट टॉर्क कॉमन सेंस से मैं बोल सकता हूं कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, 2QL E into sin theta, 2QL could be written as PE sin theta, और गाइस इन वेक्टर फॉर्म में टॉर्क PE आया, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस C। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज गाइस वीडियो को रोक रोक के रिवाइज करते रहना, दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर इस हाई टाइम पे तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली और इन डेरिवेशंस और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको तैयार कर लिया, तो बोर्ड्स का पेपर में तुम्हें ये सब चीजें जरूर मिलने वाली, पक्का। ठीक है, चलो अब हमारा अगला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए गाइस, इन ऑर्डर टू स्टडी द गॉस थ्योरम, हमें एक चीज पढ़नी बहुत जरूरी है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमें गॉस थ्योरम पढ़ना है, if we want to have the complete understanding upon the Gauss theorem, then we must study the electric flux. Electric flux क्या होता है? Simply once again the man-made concept.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे सिंपल बात करूं कि हमको सबसे पहले गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए वी नीड टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है, अब मैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज करो गाइस कि ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हेलो गाइस, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से थोड़ी वीडियो में रुकावट आई। चलो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए मैंने बताया तुम सबको कि हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये आइडिया देता है कि किसी भी रीजन और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस ज्यादा है, कम है, या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करें तो मैं बोल सकता हूं कि सपोज करो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैंने एक फ्रेम ले लिया, एक फ्रेम ऐसे रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना। अब मैं इस फ्रेम को टिल्ट करता जाऊंगा। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन। तो बताओ, कॉमन सेंस से बताओ किस पोजीशन में सबसे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है? पहले वाले में। तो मैं बोल सकता हूं कि फाई 1 इज ग्रेटर देन फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 3। ठीक है, तो फ्लक्स इसका मतलब कहीं ना कहीं थीटा पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किसी भी एरिया से जो फ्लक्स पास होता है उसको हम लिखते हैं ई डॉट ए। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूं, जब ओपन करूंगा, ई ए कॉस थीटा। और यहां पे ए जो है, ये बहुत समझने वाली बात है, जो ए है दिस इज एरिया वेक्टर, और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो जैसे सपोज करो पहली पोजीशन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सामने की तरफ। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा एरिया वेक्टर क्या है? ये। अरे बोलो यार, मैं लेट गया तो एरिया वेक्टर ऊपर हो गया। ये एरिया वेक्टर, ये सामने। और कैसे हो? ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। कोई दिक्कत? एरिया वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं तुमसे छोटी सी बात करूं, ये देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसका रेडियस आर है। अब बताओ इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? तो आंसर होगा इसका 0। तुम लोगों ने सोचा ही नहीं। बोलो मेरे हीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये लूप है तो इसका एरिया वेक्टर तो सामने है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या है? 0। समझ में आया? बोलो यार। अरे हाँ या ना? अरे बोल यार। अरे पक्का यार। तो फ्लक्स हो गया 0। फिर इस पे बेसिक इस तरह के सवाल पढ़ते हैं कि तुमसे बोलेगा कि एक लूप है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, और जो एक्स वाई प्लेन पे रखी हुई है। इस तरह के बहुत कॉमन सवाल तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, एक तो सिंपल मिल जाएंगे जिसमें एरिया वेक्टर दे रखा होगा, तो सब तुम लोग तुरंत कर लोगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको समझते हैं। एक लूप है जिसका एरिया वेक्टर 2 मीटर स्क्वायर है, ये एक्स वाई प्लेन पे रखी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। और तुमसे पूछ लिया फ्लक्स भैया निकाल के दे दो। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, अक्सर फंस जाते हैं और गलत करके आते हैं।
मैं डायरेक्ट तुम्हें वो सवाल करा रहा हूं, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले अगर लूप एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, गाइस फील करो, ये देखो एक्स वाई जेड, तो अगर लूप एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ, तो उसका एरिया वेक्टर किस प्लेन में आएगा? तो एरिया को मैं 2k कैप लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं आया। अगर लूप एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है तो एरिया वेक्टर का क्या आएगा? 2k कैप, पक्का। और फ्लक्स मुझे पता है, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए वेक्टर के फॉर्म में। तो अगर मुझे ई दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का डॉट ले लिया मैंने 2k कैप से, तो ये कितना आ जाएगा? 8 वेबर। किसको इसको समझ में आया? क्लियर हो गया फंडा? अगर और डायरेक्ट एक सवाल कैसे बनता है, तुमको डायरेक्ट एरिया वेक्टर देते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4, और सिंपल है। समझ में आया? अच्छा ये मैं बोलता कि लूप xz प्लेन में है, तो y में होता है एरिया। फीलिंग आई? पक्का? क्लियर? चलो, गॉस ने क्या बोला, ये सुनकर गॉस ने क्या बोला? ये सुनकर गॉस ने बोला कि भैया किसी भी क्लोज लूप में, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, अच्छा क्लोज सरफेस कब कैसी होगी? 2D होगी या 3D होगी? 2D, बिल्कुल गलत। अरे बेवकूफो, क्लोज सरफेस 3D होती है ना। कभी ठंडक में तुम्हें 2D सा जगह पे रख दें और रूम में ले जाएं, ऐसे बड़े एक तार में लग दिया, क्लोज तो है, क्यों ठंडक लग रही है? क्लोज 3D होनी चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए? 3D। इस पे प्लस क्यू चार्ज है। क्या हुआ? वेदर बड़ा प्यारा है ना? सपोज करो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 3 चार्जेस हैं, तो गॉस ने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बाहर आता है, गॉस ने बोला किसी भी जो टोटल सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आता है उसकी वैल्यू हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस होती है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/ε0 क्यू नेट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये था गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट गाइस तुम्हें पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, द स्टेटमेंट लिख लेना आराम से, कि द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। इसको ये समझ में आ गया? अब देखो इधर, मान लो मैंने बोला तुमसे ये 3 चार्ज है, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा? 1/ε0 टाइम्स Q1 आया। किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। ठीक है, इतनी चीजें आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। और आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये अपने पास एक क्यूब है, इसमें φ1 फ्लक्स आया, φ2 निकल गया, और तुमसे पूछा व्हाट विल बी द नेट चार्ज इन द क्यूब। इसके अंदर क्यू चार्ज, नेट चार्ज कितना? इसके अंदर φ1 चार्ज आया, φ2 निकल गया। तो अब देखो, नहीं ये नहीं सोचना है। कैसे सोचेंगे? φ1 चार्ज आया, φ2 निकल गया, तो ये बताओ गाइस, फील करना, नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। तो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो जो नेट फ्लक्स इससे पास होगा वो कितना होगा? φ2
-φ1। बोलो यार, और नेट फ्लक्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? तो Q की वैल्यू क्या होगी? आया कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक इस तरह के भी कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा? हॉलो स्फीयर है, ये इससे प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो गाइस अब क्या करना है तुम्हें, करना क्या होता है कि अब ये तो क्लोज सरफेस है नहीं, ये तो ऊपर से खुली है, तो ऐसी सरफेस को क्लोज कर लिया जाता है। क्लोज कर लिया, और ये जो क्लोज करने के लिए तुमने एक्स्ट्रा सरफेस बनाई है, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो मैं कह सकता हूं कि जो इससे नेट फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू होगी 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। लेकिन ये तो आधा, आधे से निकालना है, तो आधे से कितना पास होगा? 1/2 टाइम्स ऑफ। अगर क्लोज नहीं है तो क्लोज कर लेंगे। आया पक्का? ये अपने पास देखो एक क्लोज्ड क्यूब है, और इस क्यूब में मैंने क्या किया, मैंने इस क्यूब में क्या किया, प्लस क्यू चार्ज यहां पे रख दिया, और ये पोर्शन शेडेड है, ये पोर्शन शेडेड है, और मैं इससे बोलूं कि इसमें कितना फ्लक्स पास होगा, तो इससे फ्लक्स पास होगा, टोटल कितना पास होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। इसका कितना? 1/6 पोर्शन। क्लियर हुआ? शेडेड पोर्शन से इतना फ्लक्स पास होता है। अब यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीके की है तो फ्लक्स निकालने का एक और तरीका होता है। फ्लक्स को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? एक ही बात तो हुई, क्या इसको भी मैं गॉस थ्योरम बोल सकता हूं? और इससे फायदा क्या हुआ? इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को रिलेट कर लें तो वी कुड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। बट वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं बोल सकता हूं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, जैसे गॉस थ्योरम का अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए है तो तुम्हें ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, मैं बोल दे रहा हूं उसको लिख लेना। According to the Gauss theorem, the surface integral of electric field around any closed surface is always equals to 1/ε0 times of net charge. The surface integral of electric field around any closed surface is always equals to 1/ε0 times of net charge. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से बेस बोर्ड में तुम्हें सवाल मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में दो तीन तरह के क्वेश्चंस में बहुत कॉमन मिलेंगे, और वो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट बहुत इजीली डिराइव कर देंगे हम लोग, बस देखते रहना। ये सपोज करो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। अच्छा, लाइन चार्ज में क्यू चार्ज ना देके हम लेमडा चार्ज डेंसिटी दे देते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ठीक है, तो मुझे इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आर दूरी पर, सपोज करो इस पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने आर दूरी से क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना ली।
अब गॉसियन सरफेस यहां पे सोचनी है, गॉसियन सरफेस कैसी रहेगी? सिलेंड्रिकल। ठीक है। अब इस सिलेंडर में तुम देखो, तो अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो मैं गॉस थ्योरम में बोल सकता हूं कि जो गॉस थ्योरम कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। मैंने सिलेंडर की लेंथ कितनी मान लिया? एल। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, ऊपर वाली, नीचे, और ये कर्व्ड पट्टा जो है, बोलो। और जो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सिर्फ किससे पास हो रहा है? कर्व्ड से पास हो रहा है। तो अगर मैं इस सरफेस को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं E डॉट डी ए ड्यू टू सरफेस 1, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं कि नहीं, प्लस E डॉट डी ए इज इक्वल टू सरफेस 2 प्लस E डॉट डी ए सरफेस 3 इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। क्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? क्यू नेट ही छोड़ देते हैं अभी, इसमें से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो इसको 0 पुट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू होगी एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। इज इक्वल्स टू नेट चार्ज क्या होगा? अगर लेमडा चार्ज 1 मीटर पे तो एल लेंथ पे क्या होगा? अरे बोलो यार, ये स्मॉल एल मान लेते हैं, अपॉन ठीक, कोई दिक्कत? यस बिल्कुल। भाई भाई ये ये मेरा कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, थीटा 0 है। आया? फील आया? पक्का? कोई दिक्कत? सेकेंड एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। ये देखो गाइस, ये मैंने शीट ले ली, जिस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है और जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती की तो होगी, अवे होगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय 2ε0। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये देखो एक शीट ली, इनफाइनाइट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक है। इससे आर दूरी पर मुझे पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया। क्या बनाया? ये सिलेंडर इधर जा रहा है, ये सिलेंडर इधर आ रहा है, और इतना एरिया इसने शीट का एक्वायर किया। एग्री करते हो कि नहीं? फिर मैंने गॉस थ्योरम लगाई, ये 1, ये 2 और ये 3। गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। कोई कष्ट वाली बात? तो जल्दी से बताओ, इसको मैं 3 पार्ट में फिर से स्प्लिट करूं। E डॉट डी ए 1, E डॉट डी ए 2, E डॉट डी ए 3 इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। 1 की वजह से क्या होगा? E इंटू ए, इससे भी फ्लक्स पास होगा, बोलो हाँ या ना भाई? इससे फ्लक्स पास होगा तो इससे भी तो फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे E इंटू ए, E इंटू ए, E इंटू ए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2E प्लस 2 की वजह से 3 की वजह से क्या होगा? बराबर 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो एरिया ए में क्या कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू ए। अरे बोलो यार, सिग्मा अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है तो सिग्मा इंटू ए होगा, ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? इस सरफेस को क्या नाम देंगे? जो सरफेस मैंने बनाई है इसको क्या नाम देंगे?
गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत? थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब देखो ये क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है, और मान लेते हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इनसाइड पॉइंट है, पॉइंट ए कहां का पॉइंट है ये? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ए से पास होती हुई क्या बनानी पड़ेगी? एक गॉसियन सरफेस, और ए पे गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम क्या होगा? ई डी ए टफ है क्या गाइस? इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई इंटू डी ए। ई इंटू डी ए, इतना एरिया किसका है? इसका कितना एरिया होगा अगर ये दूरी स्मॉल आर है तो? बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, अरे ये क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अरे बोलो यार, तो ई की वैल्यू क्या होगी यहां से? अरे टफ है क्या यार? पक्का? ये तो पॉइंट ए पे हो गया, अगर मुझे पॉइंट बी पे निकालना है, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे कैसे निकालेंगे? पॉइंट बी इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, मैं पॉइंट बी पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। पॉइंट बी पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो पॉइंट बी पे गॉसियन सरफेस बनाने के बाद मैंने क्या यूज किया? ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। बोलो एग्री करते हो? डीए की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, इसके अंदर तो पूरा क्यू चार्ज आ गया ना, तो इंटू क्यू। अरे आ रहा है कि नहीं यार? तो ई की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन और सिमिलरली अगर आउटसाइड पॉइंट में लगाना होगा तो ये स्मॉल आर आ जाएगा और इसमें पूरा चार्ज क्यू ले लोगे ना, फॉर्मूला बस आ जाएगा ई अपॉन 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फिर उसके बाद एकदम से सरफेस पे सडन जंप करती है, कितनी हो जाती है? के क्यू बाय, फिर उसके बाद क्या होने लगती है? कम। दिस इज द ग्राफ। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना, और उसके बाद हम लोग इस पे अगले लेक्चर में इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। कीप स्टडीइंग, स्टे फोकस्ड एंड keep learning. Thank you. Please do like, share and subscribe this video and our channel in order to help us in growing it. Thank you so much.